में जहां इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, वहीं अब विश्व शक्तियों का खेमा बढ़ता दिख रहा है। इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा, जहां अमेरिका के सरेंडर की कॉल के जवाब में ईरान ने इजराइल में मिसाइलों का तांडव मचा दिया है। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका जो ख्वाब देख रहा है कि उसके कहने पर हम समर्पण कर देंगे, वो होने वाला नहीं है। ट्रंप के दावे एक बार फिर से धूल चाटते हुए, या फिर कह लीजिए इजराइल के इस हॉस्पिटल पर हुए धमाके की धूल में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज ईरान का बड़ा हमला इजराइल के एक अस्पताल पर हुआ है। इस हमले के जवाब में इजराइल ने दो टूक कहा कि दक्षिणी शहर बीरशेबा में हॉस्पिटल पर हुए हमले की ईरान बड़ी कीमत चुकाएगा। तो इसी बीच राष्ट्रपति जो है रूस के व्लादिमीर पुतिन, अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि देखिए बड़े बड़े देश अब इस पूरी जंग में किसी ना किसी तरीके से कूद रहे हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई फोन बातचीत में ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की गई है। ईरान पर इजराइल के, यानी वो ईरान के साथ इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका जिस ईरान के खिलाफ युद्ध और फतेह की बात कर रहा है, उसकी वजह से अब देखिए कैसे अलग अलग खेमे साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उससे फौरन ईरानी परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक रोकने की मांग कर दी है रूस और चीन ने। यह घटनाक्रम तब हुआ जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को मिडिल ईस्ट से दूर रहने की नसीहत दी। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि उनके पास ईरान का प्लान तैयार है। जब पुतिन ने कहा कि ये जंग रुकनी चाहिए, अगर सीज फायर कर रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे, तो वो फटाफट तुरंत ट्रंप साहब अपने अंदाज में चित परिचित अंदाज, क्योंकि अब तो वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन साहब आप रूस और यूक्रेन संभालिए, ये ईरान इजराइल मेरे साथ छोड़ दीजिए। अब इधर आतंकवाद के दाग के बावजूद पाकिस्तान को ट्रंप ईरान के खिलाफ मिशन का सहयोग बनाने का संकेत दे रहे हैं। राष्ट्रपति नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। खामेनेई के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, नेतन्याहू कह रहे हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज ये भी कहा कि शुक्रवार को वो जिनीवा में फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ परमाणु बातचीत में शामिल होगा। राष्ट्रपति नेतन्याहू ने अस्पताल पर हुए हमले के बाद सीधी धमकी दी है खामेनेई के खात्मे की। और अब मामला ऐसा लगता है कि सिर्फ रिजीम चेंज तक मामला नहीं टिका हुआ है, खामेनेई के अंत के तक ये युद्ध जारी रहेगा, ऐसी सीधी धमकी राष्ट्रपति नेतन्याहू दे रहे हैं। जहां अमेरिका के अल्टीमेटम के बावजूद सरेंडर की जगह ईरान बवंडर मचा रहा है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका के धमकी के बावजूद ईरान सरेंडर की जगह बवंडर मचा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में युद्ध के 7वें दिन ये ईरान की मिसाइलों का वो अटैक है जिससे इजराइल में बड़ी तबाही मची। दक्षिण इजराइल के बीरशेबा क्षेत्र के सोरोका अस्पताल में ये तस्वीरें आयतुल्लाह अली खामनेई के पलटवार की गवाह बनी है। वैसे तो ईरान ने कहा है कि उसका निशाना हॉस्पिटल के पास सैन्य अड्डे थे, लेकिन अहम यह है कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों की परवाह नहीं की। जबकि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक बीच में छोड़कर ईरान को अल्टीमेटम देकर कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान का जवाब मिसाइलों से आया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बयान जारी करके भी कहा, अमेरिका या तो इजराइल को रोके या चुप रहे। अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की कोशिश की तो ईरान के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। ईरान के इन तेवरों के बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उधर खामेनेई के कड़े तेवर के बीच मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पहला बड़ा बयान आया। पुतिन के इस बयान के बीच ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई पर। उधर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निष्क्रिय करने की कोशिशों में जुटा है।
सैटेलाइट की ये तस्वीरें ईरान के परमाणु साइट्स पर इजरायली हमले से पड़े असर को दिखा रही है। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान के अराक हैवी रिएक्टर और नतांज परमाणु अड्डों पर हमला किया है। अब असली सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूदा तो क्या वो ईरान के फोर्डो अंडरग्राउंड परमाणु साइट पर हमले के लिए बंकर बम का इस्तेमाल करेगा। सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधा उतरा तो क्या पाकिस्तान उसका सहयोगी बनेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ लंच के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इसके संकेत दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से जानता है, बहुतों से ज्यादा अच्छे से जानता है। सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट का ये युद्ध दुनिया के लिए महायुद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। आज तक जरा आपको बड़े स्क्रीन पर हम आज दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्या परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इन तमाम जगहों पर। तो आइए आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम ये दिखाते हैं। ये बड़ा स्क्रीन है, इस पर अब आपको हम दिखाएंगे कि इजराइल के किन किन शहरों पर हमला हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है तेल अवीव, जिसे मैं इस वक्त अंडरलाइन कर रही हूँ। तेल अवीव पर हमला, अब मतलब सबसे पहले सबके मन में क्या आ रहा है कि इजराइल तो ये कहता है ना कि हमारे पास आयरन डोम है, हम सारी मिसाइलें वापस कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक कैपेसिटी है। मान लीजिए उसकी एक्यूरेसी 80%, 90% है, तब भी कुछ मिसाइलें तो ऐसी है ना जो जाकर सीधा इजराइल में गिर रही हैं। और अगर ये जो हाइफा दूसरा बड़ा शहर, लेकिन तीसरा जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बीरशेबा, ये बीरशेबा वो शहर है जहां पर आज अस्पताल पर, सोरोका अस्पताल पर इतना बड़ा हमला हुआ है। और इस वजह से कुल 12 ऐसी जगह हैं जहां पर इजराइल में ईरान ने अब तक हमला किया है। पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब अगले मैप पर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद ईरान में, लेकिन ये देखिए ये तीनों हटा देते हैं और अब आपको दिखाते हैं ईरान का मैप। ईरान के किन शहरों पर हमला हुआ है, तो यहाँ पर कुल 11 जगहों पर, जैसा कि आप देख रहे हैं 11 जगहों पर हमला हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा इसमें आपको अगर नजर रखनी है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ नतांज। नतांज उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी का आरोप, क्योंकि देखिए ये तरीका है, अगर आप देखेंगे तो ईरान अपने तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड बनाता है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त इजराइल और अमेरिका के लिए। अगर वो बार बार ये कहते हैं कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसको पूरी तरह से ईरान खत्म करे, तो वो कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि अभी भी जो नतांज का आप देख रहे हैं कुल 11 जगहों पर यहाँ पर ईरान में इजराइल ने हमला किया है, लेकिन जो नतांज का भी जो उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो जमीन से नीचे है, बंकर्स में है। ये तो जो इजराइल ने टारगेट किया उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहां की रुकी और इस वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो नतांज और इस्फान, लेकिन इसी के साथ साथ चाहे वो तबरीज हो, अराक हो, करमनशाह हो, तेहरान हो, तेहरान में भी कराज हो, खंडेब हो, कोम, मशाद, इन तमाम जगहों पर कुल 11 जगह हैं जहां पर अभी तक ईरान में इजराइल ने हमला कर दिया है। अब हम अगले मैप के जरिए आपको जरा दिखाना चाहते हैं कि दोनों ही जगहों पर नुकसान किस तरह का हुआ है। तो आइए अब दिखाते हैं कि नुकसान दोनों जगह, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं और ऐसे युद्ध के समय में हर तरह से एक प्रोपेगेंडा वॉर भी खेला जाता है। तो देखिए किसको कितना नुकसान। कुल 24 लोगों की मौत हुई है इस वक्त इजराइल में। कंपैरिजन में आप देखेंगे तो क्षेत्रफल में बहुत छोटा सा देश है इजराइल। 24 लोगों की मौत हुई है और 1300 घायल है। अब हम आ जाते हैं ईरान पर और आपको दिखाते हैं कि ईरान में कितने लोगों की मौत हुई है, कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है, 639 जो अभी तक डिक्लेयर्ड डेथ्स हैं, इसमें 639 लोगों की ईरान में मौत हो चुकी है, 1329 लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं इससे आप समझेंगे कि ये सबसे बड़ी लड़ाई अब कहाँ के लिए है, क्योंकि अमेरिका से भी अगर B-2 बॉम्बर्स, जो बंकर बॉम्बर्स की बात हो रही है, यहाँ पर हमला, यही इजराइल की टेंशन है। जो तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनमें फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, जो सेंट्रीफ्यूजेस यहाँ पर हैं, इनको टारगेट करना है और वो ज़मीन से बहुत नीचे है। ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है अभी इजराइल और अमेरिका के लिए, और इसीलिए चाहिए इजराइल को अमेरिका की मदद।
एक ऐसे वक्त पर जब ट्रंप की लगभग नोकझोंक हर किसी से पुतिन के साथ, पुतिन को कह दिया तुम यूक्रेन संभालो, रूस संभालो, इधर मत देखो। मैक्रो को कहा लोकप्रियता के लिए सीज फायर की बात कर रहे हैं। भारत पाक को लेकर तो वो झूठ लगातार बोल ही रहे हैं। ऐसे ही मतलब तमाम देश राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनका बर्ताव है, लेकिन नेतन्याहू उनकी लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका के B2 जो बंकर बॉम्बर्स हैं, उनको ऐसे बॉम्बर्स की ज़रूरत है जिसके दम पर ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। इजराइल को ज़रूरत है बंकर बस्टर बॉम्ब की, GBU-57AB, जिसका वजन होता है, देखिए वजन ही उसका 13,407 किलोग्राम है। मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए। और लंबाई चौड़ाई भी देखिए। इसके लेज़र सेंसर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, लेज़र सेंसर्स ये टॉप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरहेड यहाँ पर लोड होता है। 4 इसके विंग्स हैं, 4 विंग्स हैं। और ये जो 2 हाथियों के बराबर वजन जो हम आपको बता रहे हैं, इसकी फिर आप लंबाई देखिए लगभग 20.5 फीट है। इसी के ज़रिए ये मुमकिन है और इसीलिए अमेरिका इस वक्त बहुत ज़रूरी है इजराइल के लिए, क्योंकि अगर आपको आर पार की लड़ाई करनी है, वरना अगर सिर्फ धमकीबाजी और यही सब होते रहना है तो उस पर चर्चा क्या होगा। अब हम आपको अमेरिका साथ दे तो ऐसे हमला होगा, ये भी दिखा देते हैं, यहीं पर मॉनिटर से दिखा देते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, अगर हमला करता है तो ये लगभग गहराई का अनुमान है कि 90 मीटर नीचे इनका एनरिचमेंट प्लांट है। ये देखिए, ये जो सबसे नीचे मैंने अंडरलाइन किया, ये इनका एनरिचमेंट प्लांट है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, जिसकी एक पर्टिकुलर प्योरिटी चाहिए, जिसके बाद ही उसको फिजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वो न्यूक्लियर बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वो उन्होंने ज़मीन से 90 मीटर नीचे गहराई का अनुमान है फोर्डो में। और ये भी जो GBU-57AB है, ये लगभग 61 मीटर गहराई तक मार कर सकता है। अब यही जो बंकर बॉम्बर्स है वो नहीं है इजराइल के पास, और यही सबसे बड़ा, ये देखिए, ये जो आप गहराई देख रहे हैं ना, ये गहराई देखिए, ये है गहराई, ये गहराई जो है ज़मीन से 90 मीटर नीचे, ये पूरा एनरिचमेंट प्लांट है। और अमेरिका साथ दे तो ऐसे होगा हमला। और अमेरिका अगर कूदेगा तो फिर क्या होगा? सोचिए, मिडिल ईस्ट में जितने देशों में अमेरिकी बेस है, वहां पर ईरान हमला कर सकता है। ऐसे में अगर वहां पर होगा तो मतलब एक फुल फ्लेजेड मिडिल ईस्ट में वॉर छिड़ सकता है, और फिर जो ये अलग अलग खेमे बन रहे हैं वो भी इसमें अपनी अपनी ताकत झोंक सकते हैं। सुशांत सरीन जी, किसी एक को इस वक्त जज करना, मतलब दोनों तरफ से कह रहे हैं कि हमारे सिविलियन जगहों पर आप हमले कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हमले कर रहे हैं। कभी ईरान दावा कर देता है कि वहां तो नीचे में सैन्य इंस्टॉलेशंस है। कुल मिलाकर आज जब ये स्थिति ऐसी पहुंची है, ट्रंप लगातार सरेंडर कह रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब किस दिशा में ये बढ़ रहा है? क्या एस्केलेशन होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अब तो ईरान भी इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अंजना, डी एस्केलेशन तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा। देखिए, अगर इजराइल ने यलगार कर दिया ईरान के ऊपर, तो अब उस काम को आधा पे ज्यादा छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, अगर इजराइल के नजरिए से देखा जाए। क्योंकि एक बारी आपने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो अगर ईरान नहीं भी चाहता होगा पहले परमाणु शस्त्र बनाना, जिसके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो फिर एनरिचमेंट क्यों कर रहा था, पारदर्शिता क्यों नहीं थी, वो सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उस बहस में नहीं पड़ते। अगर इजराइल ने जो हमला किया है, उसके बाद क्या ईरान संकोच करेगा कि हम परमाणु शस्त्र ना बनाएं? मुझे तो नहीं लगता। मेरे ख्याल अब तो ये लगभग तय है कि वो बनाएगा, अगर ये हमला आधा पे ज्यादा छोड़ दिया। और ये इजराइल को भी पता है और कुछ हद तक अमेरिका को भी पता है। और क्योंकि अब ये जंग शुरू हो गई है एक लिहाज से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के भी हित में ये माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी खटकता था ईरान का परमाणु प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अमेरिका भी अपना हिस्सा डालेगा, ताकि यार ये मामला एक बारी में खत्म कर दिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि अगर फोदरो की बात कर रहे हैं आप, हमारे अनुमान ये है कि भाई 90 मीटर भीतर वो है, ये सारी फैसिलिटीज बनी हुई है, लेकिन 2-3 चीजें उसमें और भी आ जाती हैं। और वो ये है कि ईरान में जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है, जिस तरीके का सीमेंट बनता है, अगर आपने ये बम का इस्तेमाल किया तो आपके पास क्या गारंटी है कि आप एक्चुअली उस सारे जो इंतजाम बनाया हुआ है ईरान ने, आप उसको एक्चुअली ध्वस्त कर पाएंगे? और अगर वो आप नहीं कर पाते तो फिर आपके पास क्या विकल्प है? फिर क्या आप अपने सैनिकों को वहां भेजेंगे? क्या करेंगे आप?
तो मेरे ख्याल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके का आज हमला हुआ इजराइल के ऊपर, देखिए इजराइल का आयरन डोम वगैरह अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छे उनके सिस्टम्स हैं, लेकिन हर एक सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है। और मेरे ख्याल भारत के अंदर जो ये आवाजें उठ रही थी पाकिस्तान के साथ, जो अभी 4 दिन का हमारा युद्ध हुआ, उसके हाँ, बाद बहुत लोगों ने कि भाई आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? भाई हाँ, इसलिए एक्सेप्ट किया कि जो आपके उद्देश्य थे पूरे हो गए। अगर आप लगे रहेंगे तो फिर आपका भी बहुत नुकसान होगा, दूसरे का तो होगा जो होगा, लेकिन आपका भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल समझदारी भारत ने यही दिखाई कि यार हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, अब आगे नहीं चलना। क्या ईरान और इसराइल के बीच में ये समझदारी दिखाई जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां जो मानसिकता है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके की है। वो शायद हमारे खित्ते की जो मानसिकता है वो ये है कि यार ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाई वगड़ाई कर भी लो, लेकिन फिर इतनी भी लड़ाई ना बढ़ाओ। और ये हम अंजना, सॉरी मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक चीज हमारे को माननी पड़ेगी कि 4-5 जितने हमारे युद्ध हुए हैं, कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, कभी भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया गया, दोनों तरफ से। हाँ, अगर गलती से कुछ हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन बाकी देशों में जब युद्ध होता है तो हम देखते हैं सिविलियंस को भी मारा जाता है। और जैसे आज हुआ है कि एक अस्पताल को आप अटैक कर रहे हैं, अब वही लोग जो इसराइल के ऊपर कई बारी तंज करते हैं कि यार तुम लोग अस्पताल को अटैक कर रहे हो, इसको अटैक कर रहे हो, उसको अटैक कर रहे हो, वो आज इस पे चुप रहेंगे। लेकिन सुशांत देखा जी, जाए लेकिन तरफ सुशांत से जी, अगर 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 इस बार की हम जंग देखें, एक तो प्रॉक्सी वॉर जिसमें वो आतंकी भेजकर हमारे लोगों को मरवाते हैं, वो तो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स भेज रहे थे वो रिहायशी इलाकों में ही भेज रहे थे, वो तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया कि हम उनको गिराने में कामयाब हुए। इस बार जो बॉर्डर एरियाज पर वो हमले कर रहे थे, वो तो आम लोग थे जिन पर हमले कर रहे थे। नहीं अंजना, दो चीजें उसको अलग अलग करके देखिए। कश्मीर के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है उसमें जरूर सिविलियंस इफेक्ट होते हैं, और ये दोनों तरफ से ही होता है। लेकिन अगर आप बाकी देखें जो हाँ, हमारी हाँ, युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने ये देखा है कि सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया, सिविल आबादियों के ऊपर हमले नहीं किए गए, आपने सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक नहीं किया, अस्पतालों के ऊपर अटैक नहीं किया। हाँ। तो हमने लेकिन लिहाज से जी, देखा जाए तो सभ्य तरीके से लड़ाई लड़ी है। एक खबर आ रही है, एक बार अपने दर्शकों को पहले बता दें, रूस की ओर से अमेरिका को नई चेतावनी दी गई है। अब देखिए कैसे ये एस्केलेट होता चला जा रहा है। मध्य पूर्व की जंग से दूर रहे अमेरिका। अब देखिए अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का जो लहजा हम लोग देख रहे हैं बीते दिनों, ईरान से सीधे ना भिड़े अमेरिका, ये अगर रूस कह रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि देखिए अब खेमेबाजी खुल के चरम पर पहुंच चुकी है। यानी ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हो गए हैं। उधर अमेरिका को कह रहे हैं कि आप यहां पर घुसिए मत, यहां की जंग में आप मत घुसिए, क्योंकि उसके बाद जो एस्केलेशन होगा वो बेलगाम होगा। शोएब जमई जी, आपके पास आते हुए, आपके नेता तो जय फिलिस्तीन बोलते नहीं थकते, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि ईरान भी तो वहां पर अस्पताल पे हमला कर रहा है। इससे क्या मतलब, आप ऐसा तो कोई नैतिकता का पैमाना, और अगर खमेनी साहब खुलकर यहूदियों के खिलाफ, मतलब आप धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं कि यहूदियों को मारना है, यहूदियों का अंत करना है, ये कितना गलत है। क्योंकि इधर से कभी नेतन्याहू तो कहते हैं कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, आप लोग हट जाइए, मेरी ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कोई भी नुकसान हो, मुझे सिर्फ इस रिजीम से प्रॉब्लम है जो गलत रास्ते पर ले जा रहा है। शोएब जमई जी, माइक उठा लीजिए सर, माइक जल्दी। चूंकि आपने हमारे नेता का नाम लिया, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने, जब भारत और पाकिस्तान की बात थी, तो उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया है और जितना पाकिस्तान की यहाँ से बेइज्जती की है, शायद किसी और नेता ने नहीं किया हो। आप सब ने भी तारीफ की और पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से हमारा पक्ष जो है भारत को लेकर रहा। लेकिन आज जो ये मुद्दा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। इजराइल, चूंकि खेमाबंदी भारत के अंदर भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो कुछ लोग ईरान के साथ है, बहुत सारे लोग इजराइल के साथ। इजराइल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ईरान है। ईरान अपने यहाँ आईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को आने देता है, इंस्पेक्शन करने देता है, लेकिन इजराइल नहीं करने देता। ईरान ने अमेरिका के साथ एक संधि की, हस्ताक्षर किया, उसको पुल आउट करने का काम भी ट्रंप ने खुद किया था, जो पूर्व राष्ट्रपति के साथ हुआ था, ईरान ने नहीं किया।
हमें यह समझना पड़ेगा कि जब इजराइल 14 हॉस्पिटल पे बमबारी कर रहा था गाजा पे, तो दुनिया कहाँ थी? जब बच्चों औरतों को मार रहा था, और जहाँ पे वो शिविर है, सारनार्थी शिविर है, जहाँ वो यहाँ से एड लेने जा रहे हैं, जहाँ खाना लेने जा रहे हैं, उस जगह पे आज भी इजराइल 14 लोगों को हर रोज मार रहा है। 27 लोग कल मारे गए। दुनिया कहाँ थी? तब आपको हॉस्पिटल नहीं याद आ रहा? तब उनका क्या लॉजिक होता है कि जी इनके अंदर जो है वो हमास का हेडक्वार्टर है, या तो कोई वहां पे मिलिट्री एक्टिविटी चल रही है। आज 7 ईरान अक्टूबर को यही क्या हुआ था? आज ईरान एक जो सेकंड, है, नहीं, देखिए आप कहीं से रैंडम नहीं हो सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट आपको सही पहुंचना होगा। रेफरेंस पॉइंट 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। आप बताइए कि जिस दिन हमला हुआ वहां पर आम नागरिकों पर इजराइल में, उसको आप कहते हैं 7 क्यों? अक्टूबर के रिटेलिएशन है। क्या रिटेलिएशन नहीं कह रही हूं क्या मैं। रिटेलिएशन जो ये इजराइल का है, ये 20 लाख लोगों को स्टारवेशन पे लाना, ये रिटेलिएशन है। 60,000 में से 27,000 बच्चों को मारना, ये रिटेलिएशन है। हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, जहां पे खाना लेने जा रहे हैं, जहां पे राहत शिविर है, वहां पे बम बरसाना, क्या ये रिटेलिएशन था? मेरे एक सवाल का जवाब मेरा ये कहना है कि इजराइल जवाब दीजिए। इज द आप मॉन्स्टर। जो तमाम चीजें कह रहे हैं, एक सेकंड, उनमें से कई चीजों का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। जो ऑफिशियल डेटा आता है उसी पर बात कीजिए। आप 60,000, 70,000, 1.5 लाख ऑफिशियल डेटा है मैम। प्लीज वेट, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हैं? अस्पताल पे हमले किए, वही ईरान कर रहा है। 14 अगर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? शोएब जमई जी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मुझे बता दीजिए, अगर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, किस लिए हो रहा है? ओके, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। अभी 2 महीने पहले फिर अमेरिका में जो तुलसी गबार्ड हैं, जो ट्रंप प्रशासन की हिस्सा हैं, उन्होंने कांग्रेस में आकर के, वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर के ये गवाही दी है कि ईरान के पास कोई भी इस वक्त परमाणु हथियार नहीं है, और ना ही उसको वो अपनाने के करीब। जबकि बीबी नेतन्याहू पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि ईरान इज जस्ट 1 वीक अवे फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। क्या झूठ है ये? इस वक्त आ रही है, रूस की तरफ से इजराइल को भी चेतावनी दी गई है। एक सेकंड रुक जाइए। रूस की तरफ से इजराइल को भी चेतावनी दी गई है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला रोकने को कह दिया है। यानी रूस अब पूरी तरह से इसमें कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ बोले उससे पहले जरा एक अपने दर्शकों को जरा समझा तो दे कि ये क्यों चिंता की बात है जो ये परिस्थिति बन रही है। तो आ जाइए इस मैप पर। अब इस मैप पर हम आपको दिखाएंगे कि मध्य पूर्व में, ये देखिए, मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डे कहां कहां पर हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ईरान को सर्कल कर रही हूं। ईरान को देखिए, अब ईरान की ये लोकेशन है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो देश आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने पूरा ही कलर कर दिया है, ये छोटा सा देश इजराइल है। ठीक है, इजराइल पिंक कलर का जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसमें कहां कहां पर सैन्य ठिकाने हैं। 15 साल पुराने स्थायी सैन्य अड्डे कहां कहां पर है? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, इराक में, सऊदी अरब में, ओमान में, इन तमाम जगहों पर आप देखिए। ये हम आपको ये दिखाते हैं कहां कहां पर। येलो से जब मैं दिखाऊंगी, जहां जहां फ्लैग है, ये देखिए अमेरिकन फ्लैग, तो वह हम आपको बता दे रहे हैं। यूएई में भी है, संयुक्त अरब अमीरात में, ओमान में भी है, इराक में भी है, सीरिया में भी है, ये तुर्की, साइप्रस, इन तमाम जगहों पर है। अब ये चारों तरफ ईरान के घिरे हुए हैं। ये एक तरफ, मतलब आप कह सकते हैं चांद के रूप में, एक तरफ, उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। अब इसका अर्थ क्या है? अगर यहाँ से कोई भी ये जो स्टेल्थ बॉम्ब्स हैं, बंकर बॉम्ब्स जो हम कह रहे हैं, वो ईरान पर दागे जाते हैं, उसके बाद क्या स्थिति होगी? ईरान भी शांत नहीं बैठेगा, वो वापस इन अमेरिकी ठिकानों पर मिडिल ईस्ट में हमला कर सकता है। फुल एस्केलेशन इस इलाके में हो सकता है, और उसके बाद ये कहां तक जाएगा इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो अमेरिकी सेना की मौजूदगी आपको दिखेगी हरे रंग में। अमेरिकी सेना की मौजूदगी जहां जहां पर आपको दिख रही है वो हरा रंग है। वहीं जहां पर आपको लाल रंग दिख रहा है, वहां पर आप देखिए इन जगहों पर 15 साल पुराने सैन्य स्थायी सैन्य अड्डे हैं, और मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डे, ये हमने बता दिया आपको। अब ईरान इजराइल तनाव पर चीन का भी एक बड़ा बयान आया है। सर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आ गए हैं। वो अमेरिका और इजराइल को इस वक्त रुकने को कह रहे हैं। इजराइल जल्द सीज फायर करे, ये शी जिनपिंग कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इसकी गंभीरता कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। फुल एस्केलेशन की स्थिति में ये पहुंच चुका है। युद्ध कोई रास्ता नहीं हो सकता, ये शी जिनपिंग कह रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आदरणीय अंजना जी, आप और ये तमाम दर्शक हमारे भारत के ना बहुत भोले हैं। बैकग्राउंड हमें पता ही नहीं है, हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो चर्चा नहीं है। थोड़ा सा पीछे मैं आपको जाकर बताऊं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 पत्नियां थी। सारा जो थी वो राजकुमारी थी और हाजरा जो थी वो दासी थी। सारा की वंश परंपरा में हजरत मूसा आए जिनकी उम्मत यहूदी है, हजरत ईसा आए जिनकी उम्मत ईसाई है, और हजरत इब्राहिम यानी कि उधर जो हाजरा जी थी उनकी वंश परंपरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो कि दासी थी। अब लड़ाई इन लोगों की है, लड़ाई कजिन्स की है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब मैं विशुद्ध भारतीय होकर बात करूंगा और भारतीय होकर बात करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि जब इस वंश परंपरा में हजरत मूसा की और हजरत ईसा की चालू हो रही है तो इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऑटोमन साम्राज्य से इजराइल को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के मेजर दलपत सिंह शेखावत गए थे और इजराइल आज भी कहता है पूरी दुनिया में हम कहीं सुरक्षित रहे तो भारत में रहे। लेकिन ये जो दूसरी परंपरा थी इसने ईरान पर हमला करके पारसियों को खत्म कर दिया, भारत पे हमला किया, एक हिस्सा पाकिस्तान बना दिया, एक हिस्सा बांग्लादेश बना दिया। इसलिए यदि हमें सुरक्षित रहना है तो बहुत टेक्निकली कदम उठाना होगा। और इजराइल और गाजा में यदि सिलेक्शन की बात आई तो बार बार हमारे लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये लोग क्या कहेंगे, जब आप इस देश की बात करेंगी, इस देश के प्रधान की बात करेंगी तो आपको कहेंगे जी अंधभक्त है और चाटुकार है। लेकिन सहर इमामी जब वो एक तानाशाह को सपोर्ट करती हुई बैठी है स्टूडियो में तो उसको ये लोग शेरनी कहते हैं, आपको अंधभक्त कहते हैं। ये सेलेक्टिव क्यों? अपने देश की एंकर को, पत्रकार को आप गलत बात कह रहे हैं, ईरान वाली को सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बात केवल धर्म की आ जाती है और जब वो अटैक करेंगे ना, जो कश्मीर में हुआ ये लगभग वही हमला है, आप समझिएगा। और आप मानवता की बात करते हैं तो सेलेक्टिव होके क्यों करते हैं? जब हमास हमला करता है, जब हिजबुल्लाह हमला करता है, जब हूती हमला करता है तो आप लोग जश्न मनाते हैं। पूरे सोशल मीडिया में देखिए और मोहल्लों में देखिए मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन जब इजराइल बदला लेता है तो आप इंसानियत का कत्ल कहते हैं, मानवता शर्मसार हो गई कहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड आपको नहीं अपनाना चाहिए। अब आपने अस्पताल पर हमला किया, अब बदले में इजराइल हमला करेगा तो फिर आप कहेंगे मानवता और इंसानियत का कत्ल हो गया। भारतीय पक्ष के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से हमें अभी इजराइल के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। ठीक है, आप जवाब दीजिए आप मौलाना अंसार रजा साहब। जब हमास, हूती, हिजबुल्लाह जब ये अटैक करें तब तो मतलब चेन लग जाता है तुरंत, जैसे लगता है कि सीकड़ों में आपके मुंह को बांध दिया गया है। लेकिन जो हो रहा है उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह क्या है आपको पता है कि नहीं है? जरा बताइए मौलाना साहब। सबसे पहले तो अंजना जी मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा कि एस जयशंकर साहब को इस्तीफा दिला करके फैज साहब को विदेश मंत्री बना देना चाहिए ताकि ये विदेश की पॉलिसी तय कर सकें। और अच्छा है कि ऐसे फैसले आपके हाथ में नहीं है। ना अच्छी बात ये है, इसी से देश बचा हुआ है। हम कर भी नहीं सकते हैं कि एक मुल्क के लिए हम 52-53 देशों से दुश्मनी ले लें, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपने घुटने पे ला दिया है। यस, और ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा कि हमको करना क्या है। कभी कुछ बोलते हैं, किसने घुटने पे लाया है? ईरान ने। अच्छा, यस, अभी आप देखते जाओ 4-5 दिन में आपको दिखे वो घुटनों पे? सर अभी देखा नहीं आपने रात में क्या किया, सवेरे क्या कर दिया? इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इजराइल पर जब हमला हुआ तो कौन देखेगा उसको? मतलब सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर यहाँ पर भी देश में एक भाव था ना, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन करता है या नहीं करता ईरान? बताइए। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ हमें फख्र है, ऑपरेशन सिंदूर हमारे मुल्क ने किया और हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। लेकिन जब बात आएगी ईरान की, देखिए अमेरिका इस वक्त अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आप कितना वक्त इसके बाद मुझे दे पाएंगी। ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामेनेई साहब ने एक जुमला कहा है,
दुनिया को वो लफ्ज याद रखना चाहिए कि जो सर खुदा के सामने झुक चुका है वो किसी सुपर पावर के सामने नहीं। ये मुस्लिम उम्मा की ही बात है, आप समझ जाओ। हम भूलिए पूरे बहुत मुल्क की अंजना जी, आप बात- समझ नहीं रही है रुको ये क्या यार। हो सकता है आपके साथ। अभी शाब्दिक रूप से कहा जा रहा है, शारीरिक रूप से भी हमला हो सकता है। हालांकि किसी के वालिदैन में इतनी दम नहीं है कि स्टूडियो में हमला कर दें, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा। सुनो यार, तुम से उतावले मत हुआ करो यार, दूसरा जब बोल रहा है तो सुना करो। अभी आप भाषण कर रहे थे, कोई बोला क्या? इतना उतावले मत हो, आराम से बोलो ना यार। आप भी तो हम गलत कोई- सुर छेड़े हम ना। तुम्हारी अपमान तुम्हारी काहे तंजीम करने में लगे बातें उनका? थोड़ी बोलिए, यार, बोलिए, कि तुम बोलिए। जो बोलोगे हम सुन लेंगे। चुप रहो जरा, दूसरा की भी सुनना सामने सीखो। सामने, हाँ। सुनिए, अभी जो कुछ अमेरिका में हुआ या गाजा ईरान में हुआ या गाजा में हुआ, क्या वहां बेजुबान नहीं मारे गए? क्या बेगुनाह नहीं मारे गए? उस वक्त किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया? इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि अगर अल्लाह न करे कि हमारे भारत पर कभी कोई आंच आए, लेकिन अगर आंच आएगी तो 52 मुल्क खड़े नजर आएंगे मुसलमानों के। इजराइल पीठ दिखा क्या के भाग बात है, जाएगा। क्या नोट बात करो है आप मेरी बात को। आप मतलब इसीलिए मैं खुद भी सोच रही थी आपको आज बुलाया जाए कि नहीं। सर डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस तो समझिए, एक मुल्क था सर, डिप्लोमेसी जो खुलकर देख ली बोल ना रहा हमने, था, जो अमेरिका इजराइल के ने- साथ डिप्लोमेसी फिर शुरू हो देख गया। ली ना। अरे इजराइल खड़ा था सर, खुल के अरे खड़ा था। सुन तो, ईरान भी खड़ा है हमारे साथ। ऐसा नहीं कि ईरान खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। ये- आप एक मिनट, आप डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं अमेरिका ना, के बेस तो बना यहाँ के रात रखे में हैं, क्या आपको हुआ दिखाया कि है। हमसे हमारे यहाँ के आदमी ने कहा कि ट्रम्प से बात हो गई और दूसरे दिन वहाँ पाकिस्तान का वो हरामखोर गोश्त खा रहा था उनके साथ, राष्ट्रपति के साथ अमेरिका के। ये डिप्लोमेसी है ये। ठीक है, जल्दी से वो आसिम गोश्त खा मुनीर रहा की था बात वहाँ कर रहे हैं, बैठ करके। जल्दी से। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि जो सर खुदा के आगे झुकता है वो किसी और के आगे कैसे झुकेगा। तो ये जितने अरब कंट्रीज और मुस्लिम देश मुनीर हैं, का तो झुक रहा है ट्रम्प के नहीं आगे। सारे के सारे या तो अमेरिका के तलवे के आगे झुके हुए हैं मुनीर या ईरान का राष्ट्रपति नहीं है। एक मिनट जी प्लीज, सर। आपको हस्तक्षेप मैंने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल तो ये या तो अमेरिका के तलवे के चाट रहे हैं या सोवियत यूनियन के रसिया के साथ या चाइना के साथ। चाइना में जिनजियांग में उनको मारता है, मारता ही नहीं है, बेइज्जत करता है, ह्यूमिलिएट करता है, उनके घरों में सैनिक भेज करके उनके कारों पर चिप्स लगाता है। कुरान की क्या तुम व्याख्या करोगे, मस्जिद कैसे बनाओगे, सब करता है। लेकिन किसी भी अरब कंट्री या किसी भी मुस्लिम कंट्री की ये हैसियत नहीं है कि कुछ बोल दे। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे लिए ईरान भी अच्छा है और इजराइल भी अच्छा है, लेकिन कई बार चुनाव यदि दोनों के बीच में करना है तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1971 के वॉर में यही ईरान था जो पाकिस्तान के साथ मिलिटरली सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिटरली सपोर्ट लेकिन कर रहा ईरान से था। भी तो हमारे रिश्ते अच्छे सुन रहे लीजिए, हैं। हम मैं- तो पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, हम उनके साथ काम कर रहे थे, उसका क्या? मैंने कहा हाँ। लेकिन हमको मैं चार बाहर के मैं जानता हूं इस चीज को, ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको जिसको सपोर्ट करना है, भारत सरकार अच्छे तरीके से जानती है कि किसको कितना हमको सपोर्ट करना है। जी। हमें एक ईरान में एक मजबूत सरकार चाहिए जो अमेरिका को निडल करता रहे, लेकिन अमेरिका का पिट्ठू वहां पर हो, यह भी भारत के पक्ष में नहीं है। ठीक है। ये मैं ये ठीक है, मौलाना जरूर सैफ, मैं ये जी, चाहूंगा जी। कि इजराइल पिटाई अच्छे तरीके से करे, धुलाई अच्छे तरीके से ईरान का करे, लेकिन मैं फिर ये कहता हूं और डिसआर्म करे कि वो यूरेनियम न इनरिच कर सके। इसके लिए अमेरिका बॉम्बिंग करता है, बिल्कुल उसके समर्थन में होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि भारत के मुसलमान भारत की मस्जिदों से आवाज लगाते हैं, किसके लिए? ईरान के लिए आवाज लगाते हैं। किस लिए भाई? बगल में तुम्हारा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, उस मुर्शिदाबाद में तुम उठ करके नहीं खड़े होते हो। यहाँ पर ईरान के लिए यहाँ की मस्जिदों से दुआएं निकल रही हैं। हैरान की बात इजराइल के लिए क्यों खड़े हुए हैं? ये भारत के मुसलमानों इजराइल की के लिए क्यों खड़े मानसिकता हुए भी हैं? है। हम तो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कि मतलब इजराइल ने मुसलमानों को हमारा मार रहा है हमेशा वो। वो इसलिए कि मुसलमानों अरे को भाई मार रहा है सुनो वो। तो सही, आप इसलिए खड़े हैं ना? सुनो, आपको दुश्मनी मुसलमानों से है। सुन लीजिए पहले मुझे क्या सुनना है सर? आप बोल चुके अरे यार बोलने कि तो बात आप कर रहे बोल हैं। चुके मौलाना सर। सैफ प्लीज पूरा करने आप दीजिए। बोल मौलाना चुके। सैफ, मौलाना आप अच्छी रुकिए, तरीके से रुकिए, पिटाई माइक कीजिए। नीचे, आप माइक बोल नीचे। चुके सर। मौलाना सैफ अब्बास नकवी जी को दिखाइए। अच्छी तरीके से पिटाई मौलाना कीजिए। मैं 10 सेकंड, जल्दी 10 जल्दी से सेकंड। पूरा कीजिए। मौलाना सैफ अंजना साहब को जी, दिखाइए। एक चीज मैं बता दूं, इस्लाम के अनुसार यहूदी उनके दुश्मन हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2500 किलोमीटर की दूरी पर ईरान को इजराइल से झगड़ा लेने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि दुश्मनी यहाँ की है, धर्म की है, और कहते हैं कि तुमको एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है, इसलिए
इजराइल को ईरान को पीटने का पूरा अधिकार है। और ये ध्यान रखिएगा, 1967 में जितने ये अरब कंट्री थे ना, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, एक साथ मिलकर के अटैक किया था, उनकी इतनी धुलाई की कि जाकर के इजिप्ट को कैंप डेविड समझौता करना पड़ा। और इन सबकी पार्टी गोलन हाइट्स और गाजा कैसे छीना गया है, ये सारा गोलन हाइट्स वगैरह तो छीना है इजराइल ने उनसे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर जो यहाँ चर्चा हो रही थी। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि ईरान तो खुलकर यहूदियों के खिलाफ, अगर आप खामेनेई साहब के तमाम भाषण देखें, यहूदियों को खत्म करना है। यहाँ से तो आप एनरिचमेंट प्लांट्स पर आप अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किया जा रहा है, लेकिन अगर एक पूरे धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ नफरत उगली जा रही है, आग उगला जा रहा है, ये कितना खतरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमको आपने 35 मिनट बाद वक्त दिया है, तो 2-4 मिनट सुनिए भी। सबसे पहले हम ये बता दें कि ईरान पे जो इजराइल ने हमला किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, और उसी के साथ जो आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं उनकी भी निंदा करते हैं। और उसके अलावा प्रोपेगेंडे का ये आलम हो गया है कि लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान में खाने पीने की चीज़ों के लाले पड़े, जबकि ये बिल्कुल गलत है और सब इत्मीनान से रह रहे हैं। एक सवाल का पहले जवाब देता चलूं कि जो आप अस्पताल की बात बहुत देर से कर रही हैं, तो 4:05 पे आपके चैनल पे जो आपके एक्सपर्ट वार थे, उन्होंने, सुमित जी ने खुद ये बताया है कि वो इस अस्पताल में गए थे। ये मिलिट्री का अस्पताल है, अस्पताल कम आईडीएफ का वार रूम ज्यादा है। ये आज ही 4:05 से 6 मिनट के बीच में ये सुमित साहब ने बताया आपके चैनल पे। इसका मतलब ईरान ने अस्पताल पे हमला नहीं किया है, वो एक आईडीएफ का हेडक्वार्टर बना हुआ था, अस्पताल के रूप में उसके ऊपर हमला किया है। जहां तक अभी बात कह रहे थे कि दर्द होता है 2300 किलोमीटर दूर, मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज इंडिया भी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईरान के अंदर, क्या रिश्ते हैं। इन संदीप त्यागी जी को कुछ मालूम नहीं है कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने किस तरीके से घुटनों पे लाया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 3 दफा कहा कि हमने इसमें नहीं शिरकत कर रहे हैं, हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बतलाता है? इसका मतलब खौफजदा है, इन्होंने हल्के में लिया था। और आयतुल्लाह खामनाई ने सीधे सीधे बात कही है कि जंग शुरू इसराइल ने की है, खत्म हम करेंगे। ईरान को धोखा दिया गया है, एक तरफ टेबल टॉक हो रही है, दूसरी तरफ हमला किया जा रहा है। आप ये बताइए, जब हमारा हिंदुस्तान न्यूक्लियर, एक सेकंड, जब हमारा हिंदुस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो क्या अमेरिका हमसे खुश था? हाँ, एक सवाल आप ही से है। अमेरिका नाखुश था, जो भी नाखुश था, भारत, किसी ने युद्ध में हमें समर्थन किया नहीं किया, ये सब मैटर नहीं करता है। अगर देश पे पाकिस्तान हमला करेगा तो जवाब देंगे, और भारत ने जबरदस्त जवाब दिया। इसको अलग कीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सीधा सवाल कि इसका फ्लैश पॉइंट क्या था सर? अक्टूबर के महीने में जब इजराइल में आम लोगों पर, टूरिस्ट शाम के वक्त पर अलग अलग जगहों पर थे, उन पर अटैक होता है, ठीक है, वही इसका फ्लैश पॉइंट था, वहां से शुरू हुआ। और ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है जिसमें छिप कर ईरान अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, वो न्यूक्लियर के लिए, फिशन के लिए ही कर रहा है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। फिर भी आप लोग इस मामले में उसका प्रॉक्सी वॉर छेड़ना इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलना खामेनेई का, इन सब के बावजूद आप क्यों ईरान के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं भारत में रहते हुए इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है, हम सबसे, देखिए, ईरान ने ये जंग नहीं शुरू की है, ईरान ने इस जंग का आगाज नहीं किया है, इजराइल ने आकर ईरान के ऊपर हमला किया। जहां तक आप 7 अक्टूबर की बात कर रही हैं, क्या उसकी इंक्वायरी हुई? उसकी इंक्वायरी के बाद ये आया कि हमास ने किया है या खुद इजराइल ने इन सबको मारने के लिए खुद करवाया है? नंबर 2 बात ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा है, इसके ऊपर आप इस विचार से यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, इस विचार से ऊपर नहीं जा सकते। 26/11 का हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था, 26/11 आरएसएस की साजिश थी, और हमास ने नहीं किया था यहूदियों पर हमला, वो खुद इजराइल ने अपने लोगों पर हमला कराया था। ये इनकी स्ट्रेटजी, ये इनकी जहरीली विचारधारा वहीं की वहीं है। फिर मैं आपको बताऊं,
ईरान से पारसियों को मार मार कर भगा दिया गया। जो हमारे यहाँ पर JRD टाटा साहब है ना, सैम मानिकशॉ साहब है ना, जो रतन टाटा साहब है ना, ये सब उन्हीं के वंशज हैं जो पारसी वहां से आए थे। पहले ये क्रूर विचारधारा को समझना होगा। एक महिला हिजाब कहती है मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, उसको फांसी पर चढ़ा देते हो। उसके समर्थन में 530 लोगों की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। ये कट्टरपंथी विचारधारा हम इसका समर्थन नहीं कर सकते साहब। और ये बात बताइए, यदि आप यहूदियों की बात करें और इनकी बात करें तो बताइए हमारे देश में एक भी यहूदी ने हमला किया क्या? 712 मोहम्मद बिन कासिम, 1000 महमूद गजनवी, 1191 मोहम्मद गौरी, 1761 अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद 1506 में बाबर, नादिर शाह, ये सब कौन थे? एक भी यहूदी था क्या इसमें से? भारतीय दृष्टिकोण देखते हैं ये किस दिशा में ये पूरी जंग जाती है। इस पर नजर हमारी रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।